दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच ये खिचड़ी घोटाला सामने आया। उद्धव ठाकरे के मुंह को एक खिचड़ी जला सकती है। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके चुनाव में 2024 में प्रभाव पड़ सकता है। पर इस वक्त जो चुनाव की रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके जेपी नड्डा से लेके कांग्रेस पार्टी सभी मैदान में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह छत्तीसगढ़ के बस्तर में उन्होंने चुनावी रैली करी। बस्तर के साथ में वो चंद्रपुर में भी मौजूद थे दोस्तों। और यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को दोस्तों जमकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। तो वहीं शाम को महाराष्ट्र के चंद्रपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है चुनावी बिगुल फूका। तो चंद्रपुर और बस्तर दोनों में प्रधानमंत्री थे। साथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले मध्य प्रदेश के सियोनी में जनसभा कर रहे थे। उसके बाद शहडोल में जाति जनगणना के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्होंने वनवासी और आदिवासी में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले यूपी के रामपुर, जहां मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा आती है, और उसके बाद में रामपुर में वो मौजूद थे। राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने अपना वक्तव्य दिया, अपना भाषण दिया। फिर राजस्थान के संगरिया से उन्होंने चुनावी हुंकार भरी। उसके बाद में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी दोस्तों बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। बांकुरा सेकंड फेज में चुनाव में जाता है, और साथ में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के वर्धा में मौजूद थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और कहा भारत जो है पाकिस्तान के घर में घुस के मारेगा। तो आज के इलेक्शन की टॉप रैलीज ये थी। क्या क्या बड़ी बातें बोली गई 2024 में, ये कैसे इलेक्शंस के फेज 1 के कुछ ही दिन पहले नैरेटिव सेट कर सकता है, जनता के मन में क्या चल रहा है, देखिए पहले। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। देखा आपने? देखा ना? और फिर उसी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर, आदिवासियों के भविष्य पर पेशाब की। रामपुर की पुरानी तस्वीर भी याद है। वह तस्वीर भी याद है जब यहां बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब व्यापारी सूरज ढलने से पहले अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला बच्चा भी और हमारी बेटियां भी जब तक घर में सुरक्षित न पहुंच जाएं तब तक मां बाप की धड़कन धड़कती रहती थी। यह परिस्थिति भी देखी है। तस्वीर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के कारण बदली है। आप क्या नहीं कर रहे हैं? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को भी अरेस्ट करके रखा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और भी ज्यादा वोट में ये लोग जीतेगा। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी।
दोस्तों तो आपने देख लिया, बड़े बड़े नेता का मौजूद थे। आपका इलेक्शन प्रोफेसर आज खिचड़ी की बात करेगा। आज हर घर जाके आज खिचड़ी भी मेरे घर पे बनी, खिचड़ी भी खाऊंगा मैं, पर ये मेरी वहां पे भ्रष्टाचार वाली खिचड़ी नहीं बनी। दोस्तों महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार वाली खिचड़ी की बात हो रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की सीटों की खिचड़ी पक रही है, पक नहीं पा रही है, कहा जा रहा है कि कल तक फाइनली ये सीट शेयरिंग अनाउंस करेंगे। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना खिचड़ी घोटाले में गिर रही है। ईडी ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट के उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर से पूछताछ करी। 8 घंटे तक ये पूछताछ चली। दोस्तों कांग्रेस का दामन छोड़कर संजय निरुपम ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा था संजय राउत ये किंगपिन बताए गए ये पूरे के पूरे खिचड़ी घोटाले के। तो पात्रा चौल घोटाले के बाद क्या संजय राउत खिचड़ी घोटाले में भी निशाने पे हैं और उससे क्या उद्धव ठाकरे को 2024 के अंदर बड़ा नुकसान होने वाला है, यह आज मैं आपको डिकोड करूंगा। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा खिचड़ी घोटाला। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि पूरे के पूरे खिचड़ी घोटाले की मैं बात करूं तो कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों को भोजन देने की बात की गई, मतलब गरीब मजदूरों को भोजन देने की बात की गई। तो ये गरीबों के पैसे की बात है दोस्तों। दूसरा, ये बीएमसी ने 52 कंपनीज को पूरा का पूरा ठेका दिया था। 52 कंपनीज मौजूद थी, मैं कंपनीज के नाम के डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। आरोप ये है कि 4 महीने में 4 करोड़ खिचड़ी पैकेट जो है वो बांटे गए थे। हर खिचड़ी पैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर हर खिचड़ी पैकेट के अंदर अगर बात की जाए तो 300 ग्राम पैकेट में 150 ग्राम ही खिचड़ी जो है वो रखी गई थी। मतलब हर खिचड़ी के पैकेट में 150 ग्राम खिचड़ी जो है वो कहीं ना कहीं उसका घोटाला हुआ है और ये सिर्फ चुनिंदा ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दी गई थी। तो बात दरअसल ये है कि एक 300 ग्राम पैकेट के अंदर 150 ग्राम खिचड़ी मौजूद थी और साथ में सिर्फ सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया था, जिसमें कमीशन का आरोप लगा है, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान जो है उन्हीं के पूरे जो लोग हैं उन्हीं को ये दी गई थी पूरी की पूरी खिचड़ी घोटाले के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसमें कोई रूल और प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था। तो संजय निरुपम ने कहा है कि ये पूरा का पूरा जो खिचड़ी घोटाला है उसके किंग पिन संजय निरुपम के हिसाब से इस वक्त संजय राउत है और बीएमसी के अधिकारियों के साथ में सांठगांठ करके संजय निरुपम ने बताया कि ये आदित्य ठाकरे के करीबियों ने यहाँ के करीबियों को ठेका मिला था और इन सब के पीछे संजय निरुपम के हिसाब से जो व्यक्ति मौजूद है वो व्यक्ति दोस्तों मौजूद का नाम है संजय राउत। तो क्या संजय राउत जो जब से उन्होंने शिवसेना के उद्धव सेना का दामन थामा है, एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़ के चले गए और पार्टी टूट गई, इसके बाद राज्यसभा के अंदर भी उद्धव ठाकरे की स्थिति कमजोर हो गई, तो क्या ओवरऑल ये जो खिचड़ी घोटाला है 2024 के लोकसभा चुनाव के फेज 1 के पहले उद्धव ठाकरे जी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा? और ये घोटाला तब हो रहा है जब संजय निरुपम जो ऑलरेडी उद्धव ठाकरे के साथ में अलायंस कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं, ये पूरी पोल खोल करते हैं, ईडी आ जाती है कार्रवाई करने और संजय निरुपम संजय राउत को किंगपिन कहते हैं। तो क्या है भ्रष्टाचार के मामला जो उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता है मुंबई बीएमसी, वहां पे उनकी सीटें और कमजोर करेगा? देखिए 24 की सरकार की इलेक्शन रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं। अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं। दिल्ली के रामलीला मैदान से उद्धव ठाकरे ने कुछ इस तरह बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी थी। उद्धव ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, लेकिन हफ्ते भर में ही ईडी की कार्रवाई का कारवां उद्धव की शिवसेना यूबीडी तक पहुंच गया है। तस्वीरें मुंबई स्थित ईडी दफ्तर की हैं, जहां आज शिवसेना यूबीटी के नेता अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। अमोल कीर्तिकर से पूछताछ की बात जब संजय निरुपम तक पहुंची तो उनका जोश दोगुना हो गया। हाल ही में कांग्रेस से हटे या हटाए गए संजय निरुपम ने संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अमोल को मोहरा बताया और राउत को खिचड़ी घोटाले का किंगपिन। ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं श्री संजय राउत। और ये जो घोटाला हुआ है इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। संजय निरुपम के बयान को शिवसेना यूबीटी भाव देने के मूड में नहीं है। उद्धव गुट का पूरा फोकस ईडी और बीजेपी को घेरने पर है।
संजय निरुपम जी वो बुझे हुए कारतूस हैं जो धमाका मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अर्जी लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वार में कि उनको अंदर ले लिया जाए क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। खिचड़ी घोटाले के आरोपों को बेबुनियाद बताकर उद्धव गुट ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। दरअसल ईडी ने जिन अमोल कीर्तिकर को पूछताछ के लिए बुलाया है वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि संजय निरुपम भी कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर दावेदारी जता रहे थे, लेकिन शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया और फिर निरुपम ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। साल 2014 से ही इस सीट से शिवसेना यूबीटी के गजानन कीर्तिकर सांसद हैं। 2019 में गजानन कीर्तिकर ने संजय निरुपम को ही मात दी थी। इस बार शिवसेना यूबीटी ने गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारा है। पिछली बार उद्धव एनडीए के साथ थे और मोदी लहर में पिछले 2 चुनाव से इस सीट को जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जीत की चुनौती बड़ी हो सकती है। लिहाजा टिकट फाइनल होने के बाद ईडी दफ्तर में अमोल कीर्तिकर की हाजिरी को शिवसेना जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से जोड़ने से भी नहीं चूक रही। जबकि सच ये है कि ईडी ने अमोल कीर्तिकर को 27 मार्च को समन भेजा था। तब व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर अमोल पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। खिचड़ी घोटाले में मुंबई पुलिस भी अमोल कीर्तिकर से पूछताछ कर चुकी है। जिस खिचड़ी घोटाले में मुंबई की सियासत गरमाई हुई है उसके तार कोरोना काल से जुड़े हुए हैं। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। तो दोस्तों 2 तारीख याद रखनी है खिचड़ी घोटाले में, जून के साथ में सितंबर। जी हाँ, ये 2 तारीखें आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि सितंबर 2023 जो है दोस्तों वो समय था जिस समय के अंदर ये पूरी बात सामने आई थी किस तरीके से खिचड़ी घोटाला हुआ है। और उसके पहले अगर आपको याद होगा जून 2022 जो है वो दूसरा डेट है जब वापस से खिचड़ी घोटाले की बात हुई थी। तो खिचड़ी घोटाले के आरोप में संजय राउत जो है उन तक जांच पहुंच सकती है। संजय राउत उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते हैं, पर उनके जब से राइट हैंड बनने के बाद उद्धव ठाकरे को सिर्फ और सिर्फ परेशानी झेलनी पड़ी है। वो अपने आप को बहुत बड़े नेता है, बोलते भी काफी ज्यादा है दोस्तों, बड़बोले नेता कहते हैं उनके क्रिटिक्स उनको, और उसके कारण दोस्तों उद्धव ठाकरे को क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए जब से संजय राउत राइट हैंड बने हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर काफी हमलावर रहे हैं। ये हमलावर होने के साथ में बात है इलेक्शन वाइज में एनडीए का गठबंधन टूटा है। तो जैसे ही संजय राउत के हाथों में इलेक्शन स्ट्रेटेजी दी गई, एनडीए का गठबंधन टूटा, बीजेपी की नाराजगी इनको झेलनी पड़ी। उसके बाद एकनाथ शिंदे जो इनके पार्टी के लॉयलिस्ट हुआ करते थे, ये एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी। ज्यादातर नेता जो है अब वो एकनाथ शिंदे के साथ हो चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे को इलेक्शन नुकसान काफी हुआ है और ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए। बाला साहेब के हार्डकोर हिंदुत्व से ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए जो कांग्रेस पार्टी की मेन कांग्रेस पार्टी प्रैक्टिस करती है। और उद्धव और अजीत पवार के बीच में भी टकरार हुई। और याद रहे उद्धव ठाकरे जो है वो चीफ मिनिस्टर थे कुछ समय के लिए महाविकास आघाड़ी के। फिर अजीत पवार और उद्धव ठाकरे में जो डिफरेंस है इसीलिए बड़े संजय राउत वाज द मीडिएटर जो बताते हैं सूत्र। एकनाथ शिंदे के साथ में भी जो एकनाथ शिंदे को भी दिक्कतें हुई उस वक्त भी संजय राउत मीडिएटर थे। तो अगर आप देखेंगे कि जब से संजय राउत के हाथों में उद्धव ठाकरे की इलेक्शन स्ट्रैटेजी आई है तब से उद्धव ठाकरे को अभी तक इलेक्शन में नुकसान हुआ है। तो क्या ये जो पूरा का पूरा अभी तक नुकसान की जो पूरी एक ट्रेंड है उद्धव ठाकरे की वो चलेगा, क्या गठबंधन को वापस से नुकसान होगा 2024 में खिचड़ी घोटाले के आरोप आने के बाद? इसके लिए आपको समझने की जरूरत है अभी गठबंधन की स्थिति क्या है। दोस्तों अभी तक गठबंधन शायद कल तक सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट कर सकता है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और यही सूत्र इसमें बता रहे हैं कि कल इंडिया गठबंधन अनाउंस करेगा। इसमें सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उद्धव ठाकरे को दी गई है। पर इसमें बड़ी बात है कि वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है जिसपे कई बार दलित वोट्स कंसोलिडेट करने की इसमें क्षमता है वो इस गठबंधन में नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे सब 17 उम्मीदवारों को उतार सकती है मैदान के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा शेयर इनको दिया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 13 सीटों पर उम्मीदवार की बात की जा रही है और शरद पवार 10 सीटों पे जो है उनकी एनसीपी जो है लगभग 10 सीटों के राउंड पे जो उम्मीदवार 7 से 10 सीटों पे जो है शरद पवार का जो गुट है शरद पवार एनसीपी 7 सीटों पे उम्मीदवार रखेगी। तो शरद पवार बहुत सेफ और
कैलिब्रेटेड गेम दोस्तों खेल रहे हैं इसमें पूरे इलेक्शन स्ट्रैटेजी में। सो पूरे इलेक्शन स्ट्रैटेजी के अंदर जो फ्रंट फुट पे बात की जा रही है, वो फ्रंट फुट पे बात उद्धव ठाकरे की जा रही है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट्स नहीं देखना होगा, शिवसेना शिंदे गुट है जो 8 उम्मीदवार फाइनल किए गए। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है दोस्तों, इसमें आपको ये नहीं देखने की जरूरत है कि कौन ज्यादा सीटों पे लड़ रहा है, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट 8 सीटों में ज्यादा होता है या उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट 17 सीटों में ज्यादा होता है। इस बार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को अपने आप को प्रूव करना होगा दोस्तों एक इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में, और यहां पे साथ में अजीत पवार को भी प्रूव करना होगा। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के घमासान में जो बड़ी सीटें हैं, रामटेक की सीट है दोस्तों, जहां शिवसेना से राजू देवनाथ जो है उनको मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से शाया कुमार दौलत जो है वो मैदान में है। नागपुर में सब फेज 1 की बात कर रहा हूं दोस्तों, बीजेपी की तरफ से इस बार वापस से नितिन गडकरी मैदान में उतरे हैं जो एक तरफा जीतने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने विकास का दावा किया है। तीसरा फेज 1 में दोस्तों भंडारा गोंडिया से बीजेपी ने सुनील बाबूराव को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से प्रशांत पडोले मैदान के अंदर है। तो ये जो सीटें हैं, इन सीटों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सीटें दोस्तों फेज 1 में अंदर आने वाली है। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में अपने इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर दिया है, और उन्होंने चंद्रपुर में ये क्लियर कर दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो फाइट है वो स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाम अस्थिरता की है। इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अंदर कह रहे हैं। तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि महाराष्ट्र की जो रणनीति है वो 48 सीटों पे उसमें स्टेबिलिटी और स्थिरता की बात वो कर रहे हैं। ये आपको गौर करने की बात है। तो एसेंस में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो खिचड़ी घोटाला है, ये खिचड़ी घोटाला इज बैड ऑप्टिक्स, बैड परसेप्शन फॉर उद्धव ठाकरे गुट, ये समझना होगा, क्योंकि अभी तक वो साथ में नहीं आ पाए और संजय निरुपम के जाने के बाद हो रहा है। तो मेरा इस पे विश्लेषण, आपके प्रोफेसर का विश्लेषण यही दोस्तों, खिचड़ी घोटाले से मुंबई नॉर्थ वेस्ट में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो खिचड़ी घोटाला है ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट में दोस्तों इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सब सीटों के ऊपर पब्लिक परसेप्शन बहुत सॉलिड है। आपके लिए होमवर्क आपके इलेक्शन प्रोफेसर का बहुत सिंपल है दोस्तों। आपका होमवर्क ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पे कि चंद्रपुर में लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैंपेन किया था। #24 की सरकार या 8588058811 पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। चंद्रपुर की प्रधानमंत्री की रैली पे जाइए, वहां पे बताइए कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन था। तो आज आपको सिर्फ एक ही मैसेज लेने की जरूरत है कि ये जो खिचड़ी घोटाले के आरोप सामने आए हैं, इससे उद्धव ठाकरे गुट को नुकसान हो सकता है। मेरे साथ इलेक्शन प्रोफेसर, आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात 10 बजे मैं अगर सीट शेयरिंग इनका अनाउंस हो जाता है, उसके पूरे के पूरी गणित को आपको समझाऊंगा, किस लॉजिक के हिसाब से मां विकास अघाड़ी ने सीट शेयरिंग किया है। देखना मत भूलिएगा कल रात 10 बजे। नमस्कार। Z News.